नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो इस समय क पूरी की पूरी मीडिया में छाया हुआ है, वो है भारत में राष्ट्रपति पद के इलेक्शंस। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए हमें सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं। लेकिन जब हम प्रेज़िडेंट्स की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ डाउट रह जाता है क्योंकि वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, वो हमें नहीं पता होता। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस पूरी की पूरी डिटेल को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेंगे कि भाई इलेक्शंस होते कैसे हैं प्रेसिडेंट के और जो एक हमने कई बार किताबों में पढ़ा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो क्या होता है? सबसे पहले सुनते हैं कि इस समय हो क्या रहा है। तो देखिए इस समय हमारी करंट गवर्नमेंट यानी जो एनडीए की गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने एक कैंडिडेट को खड़ा किया जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि झारखंड की भूतपूर्व गवर्नर रह चुकी हैं और उनके अपोजिशन में खड़े हैं श्री यशवंत सिन्हा जी जिनको यूपीए साइड ने अपोजिशन ने खड़ा किया है, वो भारत के भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अब हमारे लिए मेन जो चीज़ समझने वाली है कि इलेक्शंस होते कैसे हैं? तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेज़िडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट से कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली वोट नहीं करते, लेकिन जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने पार्लियामेंट और अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में भेजा है चुन के, वो आपके बिहाफ़ पे वोट करते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और ये हैं यशवंत सिन्हा जी। दोनों ही बहुत ही नॉलेजफुल लोग हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है इंडियन पॉलिटिक्स में। इसीलिए इनको आज ये दावा देने का मौका मिल रहा है भारत के फर्स्ट सिटीज़न। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी देश का अगर प्रेज़िडेंट बनता है तो उसे एक उपाधि मिलती है फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री। इसलिए आपने देखा होगा कई बार यूएस में अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है तो उनकी वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीज़न माना जाता है उस देश का। तो आइए सबसे पहले हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए इस वीडियो का जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम समझेंगे कि इलेक्शंस होते कैसे हैं। तो देखिए इलेक्शंस के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि हर कैंडिडेट को पूरे करने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशंस क्या है अगर किसी व्यक्ति को भारत का प्रेज़िडेंट बनना है तो। और ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं। हमारा संविधान हर चीज़ को लेकर बहुत ही क्लियर तरीके से जो है एकदम डिस्क्रिप्शन देता है। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति नामांकन भर रहा है अपने आप को एज़ अ प्रेज़िडेंट के इलेक्शंस में खड़ा होने के लिए, तो वो भारत के नागरिक होना उनका बहुत ज़रूरी है। ही शुड बी अ सिटिज़न ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करेंगे कि उनकी उम्र कम से कम 35 साल की हो चुकी हो। क्योंकि देखिए अगर इस उम्र से कम का व्यक्ति अगर प्रेज़िडेंट बनता है, प्रेज़िडेंट जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जाके बैठता है भारत के, तो उनके पास अनुभव की कमी हो सकती है क्योंकि कई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने होते हैं प्रेज़िडेंट को। तो इसीलिए एक 35 का जो एक बैरियर रखा गया है कि भई अगर आपको अगर इलेक्शंस में खड़ा होना है प्रेसिडेंट के लिए तो कम से कम 35 साल की एज तो आपकी होनी ही चाहिए। उसके बाद आप लोकसभा के मेंबर बनने के लायक होने चाहिए। अगर आपके पास वो सारी क्वालिफ़िकेशन है जो एक लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए होती हैं, तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोकसभा। ये हम अच्छे से जानते हैं। अब लोकसभा में जो इलेक्शंस की कंडीशंस है वो बहुत नॉर्मल है कि भारत का सिटीज़न होना चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें ये फुलफ़िल करता है। लेकिन उम्र के मामले में अलग से एक 35 ईयर का क्लॉज़ डाला हुआ है हमारे संविधान में। उसके बाद इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज़ अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शंस एज़ प्रेसिडेंट। कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनने लायक नहीं होंगे अगर वो इंडियन गवर्नमेंट में या किसी स्टेट गवर्नमेंट में किसी ऐसे पद पे हैं जो कि एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब जहां से उनको कोई लाभ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसी पोस्टों के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी सरकार में मिनिस्टर है या फिर एमपी है तो उन उन पोस्टों को आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं गिनते। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार कई लोग जिनको इलेक्शन लड़ना होता है, वो पहले अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करते हैं और फिर इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि वो उस समय जिस पोस्ट पे थे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानी जाती। लेकिन जब उनको प्रेज़िडेंट की इलेक्शन लड़ना है तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब आइए समझते हैं कि भाई जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डिस्क्रिप्शन दिया था, वो होता कैसे है? तो देखिए आपके सामने है हमारी भारतीय संसद। अब संसद आपके सामने दिख रही है उसका हम सबको पता है कि आर्टिकल 79 जो है वो साफ-साफ कहता है कि भाई संसद के 3 अंग हैं।
एक है प्रेसिडेंट, दूसरी है लोकसभा और तीसरी है राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट को अगर चुनना है तो लाज़मी सी बात है बाकी के 2 अंगों का जो अ, हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए लोकसभा में हमें ये पता है कि कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड, या हम कहें कि ज़्यादातर मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं जिनको आप और हम डायरेक्टली चुनते हैं हर 5 साल में, और कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे 2 एंग्लो इंडियंस पहले जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन 2019 के बाद से इनको बंद कर दिया गया है। इसके लिए संशोधन लाया गया और इन दोनों पोस्ट जो एमपी की सीट थी इनको खत्म खत्म कर दिया गया। इलेक्टेड की बात करते हैं। इलेक्टेड होते हैं, आप देखेंगे तो लमसम मैं आपको बताऊं, ये वेरी करता है, तो 543 एमपीज होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं लोकसभा में, जिनको आप और हम जब हर 5 साल पे चुनते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं और ज्यादातर इलेक्टेड होते हैं। नॉमिनेटेड का मैं बताऊं आपको, तो नॉमिनेटेड में 12 एमपीज ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और ये एमपीज जो हैं अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। कोई आर्ट से होगा, कोई साइंस से होगा, कोई कल्चर से होगा। और इसके पीछे जो एक मूलभूत कारण है वो ये है कि जब ये लोग एज एन एमपी सदन में बैठेंगे तो अपनी फील्ड की जो एक्सपर्टीज है वो ये सदन में देंगे, और उस तरीके से सदन का जो कार्रवाई का जो स्तर होगा, जो लेवल होगा, वो बहुत अच्छा होगा, और ये लोग उसमें हेल्प करते हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, 12 ऐसे एमपीज को नॉमिनेट करते हैं। और इसके अलावा बाकी के दो, आप देखेंगे टोटल होते हैं 245, ठीक है, उसमें से आपके 12 एमपीज जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 233 जो होंगे वो आपके इलेक्टेड एमपीज होते हैं। इनको इलेक्ट कौन करता है, तो इनको इलेक्शंस जो होते हैं राज्यसभा की वो स्टेट के लोग इलेक्ट करते हैं, स्टेट के जो एमएलएज होते हैं वो वोट करते हैं। लेकिन हमारा फोकस इसमें प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो अब समझने वाली बात क्या है कि जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे तो लोकसभा के इलेक्टेड लोग हो जो है उन्हीं को वोट करने का मौका मिलेगा, और राज्यसभा के जो इलेक्टेड लोग हैं उन्हीं को वोट करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब दोनों सदनों में अगर कोई भी एमपी नॉमिनेशन के थ्रू आया है, जिनका जो है चयन नहीं हुआ, सिर्फ वो नॉमिनेट हुए हैं, तो उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में वोट करने का अधिकार नहीं है। इसको समझने के लिए अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कई बार हमने देखा है राज्यसभा में, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को नॉमिनेट किया गया था या रेखा जी को नॉमिनेट किया गया था, तो अगर उनके टाइम पे इलेक्शंस हुए होते प्रेसिडेंट के तो वो लोग वोट नहीं कर सकते थे। सिर्फ इलेक्टेड लोगों को ही अधिकार है वोट देने का। तो ये हो गई सेंटर लेवल पे, जहां हम बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे आए तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी जनरली दो चीजें होती हैं। एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत में इस समय मात्र 6 ऐसे प्रदेश हैं जहां पे आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद है। इसके अलावा बाकी सब ज्यादातर में लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग जो हैं वो वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टेट्स तो हैं और साथ में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है। लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो तो इस पिक्चर से बाहर हो चुकी, तो इसको तो हम कंप्लीटली इस समय आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं असेंबलीज की। देखिए असेंबलीज में भी वही होता है कि कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं। तो हमारा फोकस क्या होगा कि जो भी इलेक्टेड लोग होंगे वो वोट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम सेंट्रल लेवल पे बात करें या स्टेट लेवल पे बात करें, सिंपल सी बात यह है कि जितने भी इलेक्टेड एमपीज या एमएलएज होंगे वही लोग वोट करेंगे। हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं करेंगे। तो ये चीज आपके सामने एकदम क्लियर हो चुकी है। अब देखिए क्वालिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, नॉमिनेशन की बात करते हैं। जब अगर किसी पार्टी ने, जैसे हमने अब मैंने आपको बताया कि एनडीए ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपना जो है कैंडिडेट चूज किया, तो अब इसका औपचारिक ऐलान कैसे होगा और इसके लिए जो भी चीजें की जाती हैं वो किस तरीके से होंगी, तो वो समझते हैं। देखिए जब भी अगर कोई पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है तो उनको अपना एक नॉमिनेशन फाइल करना होता है, किसके पास? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। अब रिटर्निंग ऑफिसर का कॉन्सेप्ट मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो ऐसे ही हुआ कि मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए ने खड़ा किया, तो मोदी जी ने कहा कि भाई ऐसा है, चलिए हम आपका नॉमिनेशन फाइल कराते हैं। किसके तहत ये बातें कही जा रही हैं? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1974। इन रूल्स के तहत ये सारी बातें कार्रवाई की जाती है। अब जब भी
अगर किसी व्यक्ति को अपना नामांकन भरना होता है तो उनको चाहिए होते हैं 50 इलेक्टर्स का सपोर्ट और 50 प्रपोजर्स का सपोर्ट। 50 इलेक्टर्स मतलब ये समझ लीजिए 50 लोग जो कि उनमें उनके इलेक्शन में वोट करेंगे, और इन 50 इलेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए 50 प्रपोजर्स और होने चाहिए, टोटल 100 लोग होने चाहिए। इसके अलावा एज आप हम ये कह सकते हैं, डिपॉजिट जो भी कैंडिडेट होंगे वो 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेंगे, कि तो वो कैश में देना चाहे तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को कैश में दे सकते हैं, या फिर वो आरबीआई के थ्रू एक पेमेंट करके रिसिप्ट सबमिट कर सकते हैं, तो ये उनकी मर्जी होती है। और इसके बाद होते हैं इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 55 में मेंशन्ड है, और उसके आगे होती है ओथ, इस तक हम थोड़ा देर में समझेंगे। वो होती है आर्टिकल 60 में। तो नॉमिनेशंस की बात हमने की। अभी मैंने आपको बताया था कि रिटर्निंग ऑफिसर, तो अब आप देख सकते हैं ये है प्रोसेस जहां पे नामांकन भरा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पे जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो पूरा का पूरा नॉमिनेशन का डिटेल है वो भर रहे हैं। ये है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, वो जो है रिटर्निंग ऑफिसर को दे रहे हैं। अब रिटर्निंग ऑफिसर कौन है यहाँ पे, तो एक चीज जान लीजिए, दो सदन है हमारे पार्लियामेंट में, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा में सबसे उच्च अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, और राज्यसभा में सबसे उच्च अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा। इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो राज्यसभा के पास आ रही है, जिम्मेदारी आई है, क्योंकि हर बार जो है ऑल्टरनेट तरीके से ये जिम्मेदारी बदलती रहती है। तो इस बार ये जिम्मेदारी किसके पास आई, राज्यसभा के पास आई। तो इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन हुए, रिटर्निंग ऑफिसर हुए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल। तो आप ये देख सकते हैं पीसी मोदी जी जो है वो है राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, और ये पहले जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन भी रह चुके हैं, आईआरएस रह चुके हैं, बहुत ज्यादा इनके पास जो है ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा अनुभव है। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे फाइल हो रहा है नामांकन किसका, द्रौपदी मुर्मू जी का। और यहाँ पे जो ऑपोजिशन है आप देख सकते हैं राहुल गांधी है, साथ में बाकी के जो नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल जी आपको पीछे नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो ये जो है यशवंत सिन्हा जी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, किसको, फिर से सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा यानी पीसी मोदी जी को। तो यहाँ पे इन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, और पीछे आप ये जो जनता देख ले वो इसलिए है क्योंकि जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि भाई 50 इलेक्टर्स और 50 प्रपोजर्स चाहिए होते हैं इलेक्शंस के लिए, वो ये जनता जाती है और यहाँ पे उनके अपने सिग्नेचर्स होते हैं, तो ये सपोर्ट दिखाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज क्या चल रही है, किस तरीके से जब ये मीडिया में आता है कि भाई नॉमिनेशन फाइल किया गया और इतना ज्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है, तो उसका कारण यही होता है। अब समझते हैं कि इलेक्शंस होते कैसे। तो देखिए गेम है कौन बनेगा प्रेसिडेंट। देखिए अब वोट करने के लिए दो लोग वोट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि एमपी वोट करेंगे कौन से, इलेक्टेड, और एमएलए वोट करेंगे कौन से, इलेक्टेड। अब समझने वाली बात यह है कि एमपी जो है वो तो है, मात्र इलेक्टेड की बात करें तो 776 यानी 776, और जो एमएलए हैं इलेक्टेड की बात करें पूरे भारत में वो है 4120। ठीक है, तो हर एक एमएलए के वोट की कुछ वैल्यू होती है, हर एक एमपी के वोट की कुछ वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू क्या पूरे देश में किसी भी एमएलए की देखें तो क्या बराबर होगी, नहीं। देखिए जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां के एमएलए की वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये पॉपुलेशन का डेटा हम यूज कौन सा करते हैं, तो 1971 में जो सेंसस हुआ था हम अभी भी उसी डेटा को यूज करते हैं पॉपुलेशन का मेजर लेने के लिए, जब भी हम किसी भी, हम ये कह सकते हैं पार्लियामेंट की किसी भी एक्टिविटी की बात करते हैं। तो क्यों, क्योंकि कई अमेंडमेंट्स आए। सबसे पहले आप देखेंगे 42 एक अमेंडमेंट आया, उसने कुछ 71 के डेटा को फ्रीज कर दिया कि हम वही डेटा यूज करेंगे। उसके बाद 84th अमेंडमेंट आया, उसने कहा कि भाई 71 के डेटा को ही यूज करेंगे। अब 2026 में देखते हैं कि क्या होता है कि 2026 में अब नए सेंसस के डेटा को यूज किया जाएगा। तो आप जितनी सीट्स देख रहे हैं एमपीज की और एमएलए की वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, फिलहाल अभी लेकिन उस चीज पे हम जाएंगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन का डेटा लिया जा रहा है ये 1971 का लिया जाएगा। इसके बाद एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उसके बाद उस टोटल असेंबली में टोटल एमएलए कितने हैं जो कि इलेक्ट होते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां के एमएलए की वोट वैल्यू ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट की बात करें भारत में तो वह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो एमएलए होंगी उनकी वैल्यू जो है वोट की सबसे ज्यादा होगी, और बाकी के जो दूसरे छोटे छोटे प्रदेश है जैसे सिक्किम की बात करें या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करें तो उनके एमएलए की वोट की वैल्यू थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई
एमएलएस की वोट की वैल्यू। लेकिन एमपीज का क्या? तो एमपीज की जो वैल्यू होती है वो ऐसी होती है कि आपने सबसे पहले तो जितने भी भारत में प्रदेश हैं, जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, सबके एमएलएस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, उनको ऐड कर दिया और फिर हमने उनको डिवाइड कर दिया 776 से। तो आ गया हर एक एमपी के वोट की वैल्यू। ठीक है, यानी हर एक एमपी के वोट की वैल्यू आएगी लमसम 708 और एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो 208, यानी उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू होगी 208 और किसी छोटे प्रदेश की जहां पे बहुत कम जनसंख्या है वहां की वैल्यू होगी 7। तो ये ऐसे वेरी करती है इसी के बीच में, लेकिन एमपी की वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है वोट की। तो ये समझ में आ गया। अब हमें ये पता है, देखिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन इलेक्ट करेगा? तो एमपी इलेक्ट करेंगे इलेक्टेड वाले और एमएलए इलेक्टेड वाले वोट करेंगे। एमपीज हैं टोटल 776 और एमएलए हैं टोटल भारत में इलेक्टेड 4120। इनकी जो वैल्यू होती है वो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जहां का एमएलए है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव, स्टेट की असेंबली में कितने लोग होते हैं, डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। उसी तरीके से अगर हम एमपी के वोट की वैल्यू की बात करें तो टोटल जितनी भी एमएलए की वैल्यू निकली उन सबको ऐड कर देंगे और उसको 776 से आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से, तो एक एमपी के वोट की वैल्यू आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाऊंगा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो एक पॉइंट होता है वो क्या होता है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, आप इलेक्शन करने, जब इलेक्शन में वोट करने जाते हैं आपके सामने 4-5 लोग दिखते हैं, 4-5 कैंडिडेट होते हैं अलग अलग पार्टियों के, और आप किसी भी एक व्यक्ति को जब दबाते हैं, मान लीजिए आपने सेकंड नंबर के व्यक्ति को चुना और आप चले गए, लेकिन अगर कोई थर्ड नंबर का व्यक्ति जीतता है इलेक्शन तो आपने जो 2 नंबर पे जो जिसको चूज किया था आपका वो वोट बेकार हो गया, वो किसी काम नहीं आया, क्योंकि तीसरा वाला तो जीत गया तो आपका वोट वेस्ट हो गया। सिंगल ट्रांसफरेबल में ऐसा नहीं होता, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका फायदा ये है कि हर व्यक्ति को एक पर्चा मिलता है। अब इस पर्चे को आपको ध्यान से देखना है। देखिए कलर का फर्क होता है, जो हमारे पार्लियामेंट में जिन लोगों को पर्चा मिलता है वो अलग कलर का होता है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो लोगों को पर्चा मिलता है वो अलग कलर का होता है, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। अब कहने का मतलब ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, आपको इस बार एक बंदा नहीं चुनना, आपको एक कैंडिडेट नहीं चुनना, आपको अपने सारे कैंडिडेट्स को नंबर देना है। मतलब फर्स्ट नंबर पे मैं इनको चुनूंगा, अगर ये नहीं तो फिर मैं इनको चुनूंगा, ये नहीं तो इनको चुनूंगा। तो इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए जिसको आपने फर्स्ट चूज किया वो पहले ही काउंटिंग में, पहली ही जब गणना होती है तो उसमें वो बाहर हो गए। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो सेकंड वाला जो कैंडिडेट था जिसको आपने चुना था उनको आपका वोट चला जाएगा, तो इस तरीके से आपका जो वोट था वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्टोरल कोटा की। ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब मैं अभी आपको एक इलिस्ट्रेशन से समझाऊंगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को। इलेक्टोरल कोटा की बात करते हैं। देखिए इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर आप कब कहेंगे कि वो जीत गए, तो जो टोटल वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है, उनको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएंगे तो आधा आ जाएगा, +1 कर देंगे तो वो व्यक्ति जीत जाते हैं। ये चीज होती है इलेक्टोरल कोटा की। यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहां के लिए हम समझते हैं कि हर वोट की जो वैल्यू है वो 1 ही है। ये समझ लीजिए 8 लोगों ने वोट किया, तो आपके सामने एक बैलेट पेपर दिख रहा है और 4 कैंडिडेट खड़े हैं। अब देखिए मैं आपको इलेक्शन होता कैसे है वो प्रोसेस समझा रहा हूं, ताकि आपको ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल, वो वोट समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए बैलेट पेपर आपके सामने है और मान लीजिए 8 लोग हैं टोटल जिनको वोट करना है और 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी और डी। तो हर किसी व्यक्ति ने अपने एक कैंडिडेट को वोट किया। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले कैंडिडेट ने 4 को जो है, ए को चौथे नंबर पर रखा और डी उनकी प्रेफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इनको नाम दे दे, ठीक है, कि मान लीजिए ये फर्स्ट जो वोट करने वाले हैं, फर्स्ट वोटर हैं, ये सेकंड वोटर है, ये थर्ड वोटर है, फोर्थ वोटर है, फिफ्थ वोटर है, सिक्स्थ वोटर है, सेवंथ वोटर है और ये एट्थ वोटर है। तो आप देखेंगे कि ए को एक सबसे पहले प्रेफरेंस किसने रखा है, तो एक फिफ्थ ने रखा है और एट्थ ने रखा है, तो इनको मिले टोटल 2 वोट्स, जहां पे ये फर्स्ट प्रेफरेंस में है। इसके बाद हम देखते हैं बी की बात करते हैं। बी को किसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो 3 ने दिया है, 4 ने दिया है और उसके बाद 7 ने दिया, यानी इनको टोटल 3 लोगों ने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 3 हो गए। इसके बाद सी की बात करते हैं, तो सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है सेकंड नंबर के वोटर ने और उसके बाद 6th नंबर के वोटर ने।
तो इसका मतलब सी के पास भी 2 ऐसे वोटर्स हैं जो उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं और डी के पास सिर्फ 1 है। अब देखिए, हमको चाहिए थे 5 क्योंकि हमें पता है कि 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी अगर किसी को 5 वोट मिलते हैं तो वो हमारा प्रेज़िडेंट चुन लिया जाएगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अभी किसी को 5 वोट नहीं मिले हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जिनको सबसे कम वोट मिले यानी डी को, उनको आप जो इस दौड़ से बाहर कर देंगे, कौन बनेगा प्रेसिडेंट की जो दौड़ है, इससे आप उनको बाहर कर देंगे और जिस व्यक्ति ने डी को वोट किया था, हम देख लेते हैं यहाँ पे, डी को वोट करने वाले कौन थे? डी को वोट किया था सबसे पहले वोटर ने। तो इनकी जो प्रेफरेंस थी, अब इनका जो सेकंड जो प्रेफरेंस होगी, वो मान ली जाएगी, यानी बी को। तो ये जो डी वाला वोट था, अब ये बी की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि जब डी खत्म हुआ, तो बी के पास अब 3 थे पहले और अब ये धीरे-धीरे जो है, ये डी खत्म होता जाएगा और अब इनके पास आ जाएंगे टोटल 4 वोट। फिर से हमने चेक किया कि क्या किसी को 5 वोट मिले हैं? क्योंकि डी को 4 वोट होने के बावजूद भी 5 तो नहीं मिला। तो हम कहेंगे नहीं भाई, किसी को जो है 5 वोट तो नहीं मिले। तो हम कहेंगे ठीक है, जिसको सबसे कम मिले उसको हटाओ। तो इस बार हमने सी को हटा दिया। तो हमने देखा कि भाई सी, उन लोगों को देखो जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था। तो सेकंड वोटर है हमारा और कौन है हमारा? फिफ्थ वोटर है। नहीं, सिक्स्थ वोटर कहेंगे ना हम। सिक्स्थ वोटर है। तो अब आप देखेंगे जब सी उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस से हट गया, तो उनकी सेकंड प्रेफरेंस कौन था? बी था। यानी बी को 2 और वोट मिल गए। अब बी को पहले से 4 था, 2 और मिले, 6 हो गया। अब हमें तो क्रॉस करना था 5, बी को मिल गए 6। इसका मतलब क्या हुआ? यानी बी आपके जो है प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से जितने लोगों ने भी वोट किया, उनके वोट वेस्ट नहीं हुए। अगर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर बाहर हो जाती है रेस से, तो उनकी सेकंड प्रेफरेंस को उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस बना दिया जाता है। और ये कार्रवाई तब तक चलती है जब तक कि आपका इलेक्टोरल कोटा जो है पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि आपको आधे से ज्यादा के नंबर ऑफ वोट्स या वैल्यूज में बात करें या नंबर से बात करें, वो मिल नहीं जाते। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है मैं आपको बता देता हूं कि जब भी स्टेट्स में वोटिंग होती है, तो जो आप देखते हैं कि मतदान केंद्र बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। अभी हमने देखा कई फोटोज सोशल मीडिया पे भी आएंगी जहां पे मोदी जी वोट कर रहे हैं, मतदान केंद्र बनाया गया था संसद के अंदर। फिर जो पेटियां होती है जिनमें मत डाले गए हैं, उन सबको फ्लाइट्स के थ्रू एज अ सिटीजन, मतलब उनकी बुकिंग होती है, बकायदा सीट बुक होती है, उनको लाया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और फिर उनकी काउंटिंग करते हैं। और इस समय, जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस समय अभी काउंटिंग चल रही है और जो पहले राउंड की काउंटिंग है उसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो आगे, उनके पास काफी ज्यादा बहुमत मिल रहा है और ऐसा दिख भी रहा है कि जो है भारत को पहली ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट जो है मिल जाएंगी। बहुत बहुत सम्मान की बात है, बहुत गर्व की बात है भारत जैसे डाइवर्स देश के लिए, जहां पे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग जो है भारत के एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर काबिज हो रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, जहां हमने आज बात की भारत के एक बहुमूल्य पद, भारत के राष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसको हमने आज बहुत तरीके से समझाया। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।